ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कुंडली के अध्ययन के विषय में हम आज को एक कुछ विशेष संक्षिप्त जानकारी देने वाले हैं, जिससे आप सर्वप्रथम किसी की भी कुंडली देख रहे हों तो कुछ विशेष बातें होती हैं कि कुंडली में अरिष्ट तो व्यक्ति देखते हैं, लेकिन अरिष्ट को भंग करने वाले योग पर सर्वप्रथम नज़र डालनी चाहिए कि अरिष्ट भंग योग जो होते हैं, उससे जो भी कुंडली में अरिष्ट होते हैं उनको वो भंग कर देते हैं। इसलिए कुंडली में जो ग्रह अरिष्ट होते हैं, जो अरिष्ट ग्रहों की वजह से अरिष्ट योग बनते हैं, तो वो जातक को परेशान नहीं कर पाते। जातक को उससे कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि कुंडली में ही वो उसको भंग करने का विधान पहले से ही बना हुआ है। कुछ ऐसे ग्रह ऐसी जगहों पर बैठे हैं को वो अरिष्ट योग जो है अपने आप ही समाप्त हो जाता है। चलिए आज के विषय पर आते हैं। आज कुंडली में अरिष्ट भंग योग के विषय में हम आपको बताने वाले हैं कि कुंडली में जो अरिष्ट योग होते हैं तो उनको भंग करने वाले भी योग कुंडली में होते हैं। यदि भंग करने वाले योग कुंडली में हैं तो आपको किसी तरीके की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये ग्रह अरिष्ट है, ये अरिष्ट है, ये अरिष्ट है तो इससे ये नुकसान हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। इस तरीके के भ्रम में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ज्योतिष के जानकार भी जो है कुछ मुख्य बातें जो अरिष्ट भंग योग हैं तो उनको न बता करके सीधे यही बताते हैं, आपका जो है ये राहु अरिष्ट है, आपका शनि अरिष्ट है, आपका फलाना ग्रह अरिष्ट है। और अरिष्ट भंग करने वाले योग के विषय में आपको भी जानकारी ही नहीं देते कि इस तरीके से जो है इस योग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस अरिष्ट का आपको कोई दुष्परिणाम नहीं मिलेगा। चलिए आज आप देखें कि आपके सामने कुंडली का प्रारूप है। कुंडली में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक ये जो है घर होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं। जो 1 2 3 4 5 6 अंक लिखे सब हैं, 12 तक ये राशियों का पूरा नाम न लिख करके उनके अंक लिख दिए जाते हैं। ये सदैव अंक वही रहते हैं, बदलते नहीं हैं। इनका स्थान बदल सकता है। आज एक यहाँ पर लिखा है, एक कहीं पर लिखा हो सकता है। 1 मतलब मेष, 2 मतलब वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर और 11 कुंभ, 12 मीन। ये राशियों के अंक हैं। तो आप ये हमने जो कुंडली का प्रारूप बना रखा है, ये काल पुरुष की कुंडली का प्रारूप है। तो आप सबसे पहले कुंडली में ये देखें, ये जो कि आपको भी पता भी रहता है और नहीं पता है, तब ये सबसे पहले ये देखें कि बच्चे का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है या शुक्ल पक्ष में हुआ है। तो यदि बच्चे का जन्म कृष्ण पक्ष में दिन में हुआ है और अगर शुक्ल पक्ष में हुआ है तो रात्र में हुआ है, तो चंद्रमा 6 भाव या 8वें भाव में है, तो सभी अरिष्ट जो है भंग हो जाते हैं। ये आपका 6ठा भाव है, तो या पर चंद्रमा यहाँ पर हो या फिर चंद्रमा 8वें भाव में हो, तो सभी अरिष्ट जो है अपने आप भंग हो जाते हैं। अब दूसरा नियम इसका देखें, यदि जन्म राशि का स्वामी, तो जन्म राशि किसको कहते हैं? जिस राशि में आप अपनी कुंडली में देखें कि किस भाव में आपका जो है चंद्रमा है। मान लीजिए आपका चंद्रमा
यहाँ पर है तो आपकी, और यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी क्या राशि हुई? मकर राशि हुई। तो मकर राशि का स्वामी कौन होता है? शनि। तो यदि शनि जो है केंद्र भाव में है, ये मतलब जिस भाव, यहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पर दिया है, आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा कहीं भी हो सकता है। तो जहाँ पर चंद्रमा हो और वहाँ पर कौन सी राशि है, तो उस राशि का जो स्वामी है वो केंद्र स्थान में हो। केंद्र स्थान कौन से हैं? 1, 4, 7, 10। ये जो है ये केंद्र स्थान है, जो केंद्र वाला बिंदु है, इसके पड़ोस वाले चारों घर ये केंद्र स्थान माने जाते हैं। तो अगर केंद्र स्थान का राशि का जो स्वामी है ये इन 4 घरों में हो, या इन 4 घरों में केंद्र स्थान में 1, 4, 7, 10 में शुभ ग्रह हो, तब आपके भी कुंडली में जो अरिष्ट हैं वो भंग हो जाते हैं। वो अरिष्ट भंग योग बनता है। तो आपके कुंडली में जो भी ग्रह अरिष्ट होंगे आपको कोई किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तीसरा नियम देखें आप, बलवान चंद्रमा सभी अरिष्टों को नाश करता है। तो चंद्रमा जो है बलवान कब होता है? चंद्रमा बलवान तब होता है जब पूर्णिमा में होता है। जब पूर्णिमा में चंद्रमा होता है तब बलवान होता है। तो अगर पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा के थोड़ा पहले जब चंद्रमा अपनी पूर्ण रूप में होता है तो बहुत तब बलवान होता है। तो उस समय जिस बालक का जन्म होता है तो उसके सभी अरिष्ट योग अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। वैसे ये 2 नंबर की राशि जो है इसको वृष राशि कहते हैं। इसमें भी चंद्रमा जो है उच्च का होता है। ये भी आपके लिए शुभ फलदायक होता है। ये भी अरिष्ट भंग करेगा। और अब देखें कि चौथा नियम ये है कि उच्च का चंद्रमा केंद्र में हो। तो उच्च का जो है ये वृष राशि है। वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। उच्च का होता है तो जहाँ पर एक ये केंद्र भाव जो है ये पहला भाव है, चौथा भाव है, 7वां भाव है, ये 10वां भाव है। अगर इन 4 भावों में कहीं 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर मतलब वृष राशि, और उसमें चंद्रमा लिखा हुआ है, तो वो चंद्रमा आपका जो है उच्च का हुआ और शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो सारे अरिष्ट जो है आपके भंग हो जाते हैं। इस तरीके से समझिए कि उच्च का चंद्रमा केंद्र भावों में हो, 1, 4, 7, 10 किसी में हो, और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। तो शुभ ग्रह कौन से होंगे? बुध की दृष्टि हो, गुरु की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो। तो यदि इन ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट है तो सभी अरिष्टों को वो भंग करने वाला है। अब अगला आप नियम ये देखें कि कर्क मेष या वृष राशि का राहु लग्न में हो। यदि यहाँ पर ये लग्न है और इसमें राहु है, आप देख लें राहु है, लेकिन किस राशि का होना चाहिए? चाहे यहाँ पर 1 नंबर लिखा हो
तो ये मेष राशि हुई, और 2 नंबर लिखा हो तो वृष राशि हुई, और यहाँ पर लग्न में 4 नंबर लिखा हो तो कर्क राशि हुई। तो यहाँ पर राहु हो और 1 या 2 या 4, इसका मतलब ये हुआ मेष या वृष या कर्क, इन में से कोई राशि हो, उस समय राहु जो है आपकी परम रक्षा करने वाला हो जाता है। राहु आपकी रक्षा का कार्य करता है। राहु परम रक्षक है। हमने यहाँ पर लिख दिया है कर्क मेष या वृष राशि का राहु लग्न में हो तो परम रक्षक होता है और सभी अरिष्टों को समाप्त करने वाला होता है। कोई अरिष्ट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब छठा नियम यह है, चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं भी किसी भाव में हो, और लग्न तो ये है, तो चंद्रमा पर और लग्न पर, ये चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है, किसी भी भाव में हो सकता है, लेकिन वहाँ वो शुभ ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती हो जब शुभ ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती हो, शुभ ग्रह देखते हो चंद्रमा को, और शुभ ग्रहों की दृष्टि लग्न पर पड़ती हो, तो ऐसा अगर योग है तो आपकी कुंडली के सभी अरिष्ट योग भंग हो जाएंगे। और आप ये देखें, अगला नियम, मंगल शनि राहु, मंगल हो या शनि हो या राहु हो, तो ये आपका तीसरा घर है और ये छठा घर है और ये 11वां घर है। अगर इन घरों में मंगल शनि या राहु तीनों में से कोई ग्रह होता है, तीसरे घर में, छठे घर में या 11वें घर में, तो कुंडली के सभी अरिष्ट योग भंग हो जाते हैं, आपको शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। तो आपको हमने बताया कि सर्वप्रथम कुछ और भी योग हैं जो अरिष्ट को भंग करते हैं, लेकिन हमने यहाँ साधारण तौर पर आपको बताया जिसको आप बहुत आसानी से समझ लें। अगर इस तरीके के कुंडली में कोई अरिष्ट भंग योग बनते हैं तो आप किसी भी अरिष्ट ग्रह से भयभीत न हों, आपको कोई भी अरिष्ट ग्रह नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और आपका जीवन सुखमय ही रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, आपको हमने कुंडली में कुछ अरिष्ट भंग योग के विषय में जानकारी दी। आपको कैसा लगा? हमने जो जानकारी दी है 12 मिहिर के सिद्धांत पर आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ ये पूर्णतः वैदिक है। आपको यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। अगर आपको किसी तरीके की कुंडली के विश्लेषण के विषय में या निर्माण के विषय में आवश्यकता है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 94 50 38 18 37 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।